शायद मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ाना है क्योंकि हमने संज्ञा शुरू करी थी और संज्ञा में हमने संज्ञा में हमने दो बातें कर ली थी। नंबर एक व्यक्तिवाचक और दूसरा जो है वो जाति। अब तीसरे नंबर पे मुझे बात करनी है भाववाचक। देखिए भाववाचक का विषय ये है कि इसमें प्रायः वे शब्द होते हैं जो विशेषण से ही बनते हैं ज्यादातर, लेकिन इसका मतलब सारे विशेषण से बनेंगे ऐसा कुछ नहीं, ज्यादातर विशेषण से बनते हैं। अन्यथा वैसे तो संज्ञाओं से भी बन जाते हैं और दूसरे किसी क्रिया से भी बन सकते हैं, और कोई विशेषण है तो विशेषण से भी बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर विशेषण से बनते हैं। हमें ये बताना है कि वास्तविक रूप में भाव का मतलब आप लोग जो समझ रहे हो वो है क्या। देखिए भाव एक अरबी फारसी की बात करूं मैं तो फारसी में भाव का मतलब होता है कीमत, ये तो आप जान ही रहे। फारसी के अलावा जब मैं बात करूं वैसे संस्कृत में तो उसमें फारसी का एक अर्थ होता है क्रिया। जैसे आपने वाच सुना है, वाच सुना है? वाच में एक क्रिया, एक वाच होता है भाववाच। क्या होता है? एक होता है कर्तृवाच, एक होता है कर्मवाच, एक होता है भाववाच। तो भाववाच जो वहां पे है, वहां पे भाव का जो मतलब है वो मतलब है क्रिया से। वो क्या मतलब है? क्रिया से। उसका मतलब ये कह रहा है कि क्रिया ऐसा होना चाहिए, ठीक है, क्रिया के अनुसार ही क्रिया लगेगी। जब क्रिया स्वयं के अनुसार लगे तो भाववाच। तो वही भाव का मतलब एक क्रिया भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे मतलब ये है कि ऐसी स्थिति या ऐसी भावना जिसको हम भावना कहते हैं, ऐसी स्थिति शाब्दिक अर्थ में बता रहा हूँ, परिभाषा नहीं है, ऐसी स्थिति जिसकी कोई अपने आप में आकृति ही न हो, जिसकी कोई आकृति आकार कोई निश्चित नहीं हो, बस एक भावना है, उस भावना का नाम है, और उस भावना का जो नाम है वही भाववाचक, वही भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहां पे बात यह है कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा देखिए क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा किसी गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्थिति, परिस्थिति, आकार आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा। एक बात यह है कि इनका कोई आकार या आकृति नहीं निश्चित होता, आकार निश्चित नहीं होता, नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता। दूसरी बात कौन सी है? इसे हम देख नहीं सकते, देख या फिर छू नहीं सकते, इसे केवल अनुभव कर सकते, इसे महसूस या अनुभव कर सकते। हमने इतनी बात लिख दी, इसकी परिभाषा में ही पूरा मैंने बोर्ड भर दिया, ठीक है, मैंने इसकी परिभाषा में पूरा बोर्ड भर दिया, तो इतनी बात मैंने लिखी क्यों?
इतनी बात इसलिए लिखी क्योंकि इसको थोड़ा अलग करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसमें आप जो है समझने में दिक्कत करते हैं। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक तो समझना आसान है। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक ये दोनों जो हैं, इन दोनों की विशेषता ये है कि आप इसको देख भी सकते हैं, आप इसको छू भी सकते हैं, आप इसको मतलब इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इसके द्वारा जो स्थूल इंद्रियों द्वारा स्थूल रूप से इसका आप देख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते। जैसे मान लिया हमने बताया था, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सीतापुर, या मैंने लिखा शहर, ठीक है। तो ये जो सीतापुर है और ये जो शहर है, हम सीतापुर शहर को देख सकते हैं, नहीं देख सकते? उसकी गलियों में घूम सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ वर्णन करके बता सकते हैं कैसा है कैसा नहीं। लेकिन यदि मैं ये कहूं ईमानदार, क्या कहा मैंने? दूसरा इसी से मिलता जुलता एक शब्द है ईमानदारी। अब मैं कहूं क्या इस ईमानदार और ईमानदारी को छू सकता हूं, देख सकता हूं, वहां जाके मैं घूम सकता हूं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या किसी व्यक्ति को मैं देख करके क्या मैं ये बता सकता हूं कि ये व्यक्ति ईमानदार है कि बेईमान है? पता नहीं भाई, ईमानदार है कि बेईमान है। मैं उस व्यक्ति को अनुभव के आधार पर बता सकता हूं, है ना? अनुभव के आधार पर मैंने कहा इसे महसूस या अनुभव कर सकते हैं। मैं उसे अनुभव के आधार पर बता सकता हूं। अनुभव से तात्पर्य मेरा है कि जैसे उसकी हिस्ट्री देखेंगे ये आदमी पुराने में कैसा व्यवहार करता आया है ना? तो उस आधार पे हम बता सकते हैं कि ये वाला आदमी ठीक है कि नहीं ठीक, ईमानदार है कि बेईमान है ना? तो ऐसे जो शब्द हैं जिनको केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझा जा सकता है केवल जिसे, लेकिन उसको कोई आकार आकृति नहीं। जैसे शहर सीतापुर है, तो सीतापुर का तो तुम्हें भूगोल में खूब नक्शा भी मालूम होगा, यूं फर्जी बनाएगा इसे, ठीक है? ये सीतापुर का नक्शा नहीं है, हमको सही से मालूम ही नहीं सीतापुर का नक्शा कैसे है, ठीक है? तो कहने मतलब ये है कि मान लिया कि सीतापुर का नक्शा, आकृति, आकार, मानचित्र कुछ निश्चित तो है ना, लेकिन इसका ईमानदारी का क्या आकार निश्चित है? किसी व्यक्ति का आकार हो सकता है, तो हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति की आकार आकृति उससे अलग हो, वो भी ईमानदार हो। तो कोई ईमानदारी की आकृति आकार क्या निश्चित है? नहीं निश्चित है। लेकिन इसका तो शहर की और किसी भी क्या कहते हैं, इसका तो आकार निश्चित हो सकता है, ठीक है? तो इसमें कई बातें हैं। पहली बात तो इसकी आकार आकृति निश्चित नहीं होती। दूसरी बात, इसको हम छू या देख नहीं सकते। हाँ, इसको महसूस या अनुभव कर सकते हैं या इसको समझ सकते हैं। ऐसे वाले जो शब्द होंगे, ऐसे शब्द ही भाववाचक संज्ञा, ठीक है? लेकिन ऐसे शब्द दो रूपों में ज्यादा मिलते हैं। एक तो वो विशेषण भी वही होते हैं और वही विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो अब इसको पहचानना हमारे लिए बड़ा दुर्लभ कार्य, कठिन काम है। तो इसको पहचानने के लिए बहुत सरल तरीके, दो तरीके हैं। उनमें से एक तरीका जो है, दोनों ट्रिक है। दोनों क्या है? ट्रिक है। तो ट्रिक क्या होता है? कभी 100% नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा कम 90% तक है और दूसरा थोड़ा 99% तक है ना? उस ट्रिक के आधार पे हम पहचानते हैं, तो हम पूरी तरह से पहचान जाएंगे कि ये वाला शब्द विशेषण है कि या तो भाववाचक संज्ञा, क्योंकि विशेषण ही होता है और उस विशेषण में कुछ जोड़ने घटाने से भाववाचक संज्ञा बन जाता है, ठीक है? तो मैं उस बात को बता रहा हूं, तो आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि ईमानदार, मैंने कहा। दूसरा मैंने कहा गरीब, अमीर, सुंदर, अच्छा, बुद्धिमान,
बुद्धिमान, मूर्ख, चतुर, होशियार। मान लिया मैंने ये लिख दिया, ठीक है। ये है क्या? पहले नंबर पे तो यही पूछ दो कि ये क्या है। ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है? पहली बात तो इसमें क्रिया मैंने कोई नहीं, ठीक है। इसमें विशेषण ये सारे लिखे, ठीक है, विशेषण ये सारे लिखे। मैं इस विशेषण जो शब्द है, इन विशेषण शब्दों से मैं बना दूंगा भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदार से बन जाएगा ईमानदारी, क्या बन जाएगा? ईमानदारी। गरीब से बन जाएगा गरीबी, अमीर से बन जाएगा अमीरी, सुंदर से बन जाएगा सुंदरता या सौंदर्य भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। अच्छा से अच्छाई, बुद्धिमान से बुद्धिमानी, मूर्ख से मूर्खता, चतुर से चतुरता भी होता है, लेकिन हिंदी में चतुराई ज्यादा उपयोग करते हैं, चतुरता भी होता है। और होशियार से होशियारी। आगे देख रहे होंगे, इधर वाले क्या कहते हैं? विशेषण है। और इधर वाले क्या कहते हैं? ये इधर वाला भाववाचक संज्ञा है। इधर विशेषण, इधर भाववाचक संज्ञा। तो ये जितने भी मैंने विशेषण बताए, ये विशेषणों से भाववाचक संज्ञा बन रहे हैं। इनको पहचानने का एक तरीका ये है कि कभी विशेषण जो है, उस विशेषण में यदि कोई प्रत्यय लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? प्रत्यय। यदि कोई प्रत्यय लगा हुआ है तो समझ लीजिएगा कि वो भाववाचक संज्ञा बन चुका है। यदि किसी विशेषण में कोई प्रत्यय लगा हुआ है तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। ये बात होती है 95% तक, लेकिन मैंने 90% ठीक है, 90% तक ये बात सही है। लेकिन 10% गलत भी होता है। प्रत्यय जो जिसमें लगा होगा वो भाववाचक नहीं होगा, प्रत्यय लगा होगा वो होगा विशेषण, और जिसमें प्रत्यय नहीं लगा होगा वही भाववाचक। तो हमने यहाँ क्या कहा है? हमने यहाँ कहा है कि जिसमें प्रत्यय लगा होगा वो भाववाचक होगा, है ना? अब देखो, इसमें ईमानदार शब्द था, विशेषण शब्द था, और ईमानदारी इसमें ई प्रत्यय लगा दिया मैंने। कौन सा प्रत्यय लगा? इसमें भी ई प्रत्यय लगा है, इसमें भी प्रत्यय, इसमें ता प्रत्यय लगा है, इसमें यत प्रत्यय लगा है। इसमें ता प्रत्यय लगा है, इसमें यत, हिंदी में या प्रत्यय, संस्कृत में यत होता है लेकिन हिंदी में या प्रत्यय। संस्कृत में तल प्रत्यय होता है लेकिन हिंदी में ता प्रत्यय होता है। तो इसमें सुंदरता में इसमें ता प्रत्यय लगा है, इसमें या प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय? या प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? ता प्रत्यय लगा है, ठीक है। अच्छा में आई प्रत्यय लगा है, अच्छा शब्द में आई प्रत्यय लगा देंगे क्या बन जाएगा? अच्छाई। बुद्धिमान में ई प्रत्यय लगा है, बुद्धिमानी। मूर्ख में ता प्रत्यय लगा है, मूर्खता। चतुर में आई प्रत्यय लगा है, चतुराई। होशियार में ई प्रत्यय लगा है, होशियारी। प्रत्यय मैंने लगा करके क्या कर दिया? मैंने जो है इसको भाववाचक बना दिया। ठीक है, यहाँ तक बात। पहली बात तो ये है कि मैंने कहा कोई विशेषण हो, उस विशेषण में कोई प्रत्यय लगा दें तो वो भाववाचक बन जाता है। पहली बात तो तुमको यही बात पहचानने में दिक्कत होगी, विशेषण कौन है, विशेषण कौन सा है, हम विशेषण कैसे जानेंगे? तो पहले नंबर पे अब हम समझेंगे विशेषण कैसे जानेंगे, और जो दूसरा ट्रिक है वो भी उससे स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको विशेषण ही कैसे जानेंगे। पहले नंबर कि विशेषण क्या होता है, तो देखिए विशेषण वाली बात ये है कि जैसे कोई भी शब्द आए, मैंने यहाँ 3 शब्द लिया, जैसे मैंने लिया यहाँ राम, यहाँ लिया राम, यहाँ लिया मैंने लड़का, ठीक, यहाँ मैंने लिया लड़कपन, ठीक, दूसरा वो बन नहीं पाएगा इससे, ठीक, और तीसरा अगला मैंने ले लिया जैसे वह, चौथा मैंने ले लिया जैसे अच्छा, अगला मैंने ले लिया जैसे पढ़ना, ठीक, अगला मैंने ले लिया हटाना। अच्छा,
ठीक, मैंने ये शब्द लिए, हम इन शब्दों में ही पूछे कि पहले नंबर पे बताओ कि इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्या है। तो पहली बात तो हम संज्ञा पे ही देख के भी चल रहे हैं, दूसरे हम पढ़े नहीं है अभी, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि पहली बार इसको पढ़ रहे हो, इसके पहले भी पढ़े होंगे। तो उस पूर्व ज्ञान के आधार पे मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। मैंने नहीं पढ़ा है, मैं तो अभी संज्ञा ही शुरू कर रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं पूर्व ज्ञान के आधार पर पूछ रहा हूँ कि ये जो नाम शब्द है ये क्या है? संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का क्या है? ये भी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। लड़कपन क्या है? जिसको कहते हैं बचपना, ठीक है, ये भी ये भाववाचक है, ठीक है। इसमें देखो प्रत्यय जुड़ा है, पन प्रत्यय है, प्रत्यय जुड़ा है। लड़का शब्द में पन प्रत्यय जोड़ दिया मैंने, बच्चा शब्द में पन प्रत्यय जोड़ देंगे तो बन जाएगा बचपन, बच्चा में जुड़ता है बचपन, ठीक है। वह शब्द क्या है? सर्वनाम। अच्छा क्या है? विशेषण। पढ़ना क्या है? क्रिया। और अचानक क्या है? यह है क्रिया विशेषण, यानी अव्यय है। इसको एक मानेंगे अव्यय। अव्यय वे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि हमने बताया था पहले दिन, पिछले दिन, कि जिसका बहुवचन बनाएंगे तो बनेगा, है ना। जैसे कि इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या, वह का बहुवचन बना देंगे बन जाएगा वे। अच्छा का बहुवचन बना देगा अच्छे, नहीं बन जाएगा। पढ़ना का बन जाएगा पढ़ते, पढ़ता, पुल्लिंग, पढ़ती, स्त्रीलिंग, पढ़ते, बहुवचन। वैसे है इसका नहीं बनेगा, ठीक है, ये तो एक अलग बात हुई कि तो भाववाचक है। लड़के बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा। व्यक्तिवाचक का, व्यक्तिवाचक का मैंने कहा भी था कि जिस नाम का प्रयोग किसी एक ही के लिए करते हैं वही व्यक्तिवाचक है। जब वो एक ही के लिए होता है तो उसका बहुवचन कैसे बन सकता है ना, तो वो नहीं बनेगा। लेकिन अन्य बातें उसमें हैं, तो इसलिए इसका बहुवचन बना के हम देख रहे नहीं बनता है। दूसरा मैंने कहा था कि आप कारक लगा के देखो, कारक लगा के देखने में क्या होगा, जैसे में अब पर लगा के देखो, तो जैसे राम में राम पर हो सकता है ना। राम में अनेक गुण है, राम पर बहुत जुल्म हो रहा है, नहीं हो सकता है। और लड़का ये सब तो बन ही सकते हैं, ये नहीं बनेगा कि अचानक में अचानक पर थोड़ा कुछ होता है। तो इसमें यार बहुवचन बना के देखना होता है, और दूसरा कारक में पर लगा के देखना। यदि नहीं लग रहा है तो वो है अव्यय शब्द, तो ये अव्यय शब्द, इसको छोड़ देते हैं, बाकी खत्म करते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे हम कुछ संज्ञाओं को जान लेते हैं और संज्ञाओं को यदि हम नहीं भी जान पाते हैं, तो मान लिया कि हम विशेषण में गलती करते हैं। सर्वनाम तो 11 है, सर्वनाम तो हम जान ही जाएंगे, क्रिया में आखिर में ना लगा रहता है, ये तो हम जान ही जाएंगे। यानी कि हम सर्वनाम भी जान जाएंगे और क्रिया भी पहचान जाएंगे। हो सकता है कि हम विशेषण ना जान पाए और संज्ञा में जो भाववाचक है या इस प्रकार की कोई संज्ञाएं हैं तो उसको ना जान पाए। तो विशेषण और संज्ञा में अलग अलग कैसे पहचानेंगे कि विशेषण है और ये संज्ञा, इसका बहुत ही सरल जुगाड़ है, ठीक है। जो भी शब्द दिया है हमारे सामने, जैसे मान लिया हमने हमारे सामने दिया है ईमानदार, क्या दिया है? ईमानदार। और दूसरा शब्द दिया है ईमानदारी, क्या दिया है? ईमानदारी। दूसरा शब्द ईमानदारी दिया। हमसे पूछ रहा है कि बताओ इनमें कौन भाववाचक संज्ञा है, कौन विशेषण है? नीचे वाला भाववाचक है, ठीक बात है। तो एक तरीका मैंने ये बताया था कि जिसमें कोई प्रत्यय लगा हो तो वो प्रायः भाववाचक होता है ज्यादातर, लेकिन 100% नहीं। लेकिन आपकी में जो बताने जा रहे हैं वो 99% है, 100% मान, ठीक है। मतलब ये है कि जो भी शब्द मुझे जानना है कि ये संज्ञा है कि नहीं है, तो तुरंत आप क्या करिएगा, उसके बाद कोई दूसरी संज्ञा, क्योंकि संज्ञा के साथ संज्ञा फिर बैठना बड़ा मुश्किल काम है, नहीं बैठेगा, बहुत कमी होती है। अगर बैठेगा तो भी उसका तरीका है, अभी भी बताता हूँ। तो संज्ञा के साथ जो है, संज्ञा फिर नहीं बैठेगी। विशेषण यदि है तो संज्ञा उसके साथ फिर बैठ जाएगी। यदि ये विशेषण है तो इसके साथ में दूसरी संज्ञा में ले आऊं तो वो फिर बैठेगा इसके साथ। फिर बैठने का मतलब कहने में मुझे बिल्कुल सही लगेगा, ऐसा प्रयोग सही किया जाता है, ऐसा प्रयोग करके हम बोलते हैं, ऐसा प्रयोग करके हम लिखते हैं, ऐसा प्रयोग सही माना जाता है व्याकरण में। फिर बैठने का मतलब ये, और नहीं फिर बैठने का मतलब है कि जैसा प्रयोग कभी किया नहीं जाता है, जैसा प्रयोग गलत होता है, व्याकरण की दृष्टि से भी गलत है और ऐसा हम बोलते भी नहीं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे ईमानदार आदमी या लड़का, ठीक है,
और दूसरा मैंने लिखा ईमानदारी लड़का। तुमको क्या लग रहा है फिर कौन बैठ रहा है? ईमानदार लड़का फिर बैठ रहा है कि ईमानदारी लड़का फिर बैठ रहा है? हमको कहने में ही लग रहा है कि ईमानदार लड़का सही है, फिट बैठ रहा है, और ईमानदारी लड़का फिट नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब जो फिट न बैठे, तो इसका मतलब फिट क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि यह भी संज्ञा ही है। संज्ञा ही तो है, कैसी वाली? भाववाचक वाली नहीं है। और ये तो संज्ञा हम जानबूझ के अपनी तरफ से लाए ही है, ठीक है। और ये भी संज्ञा है, कोई भी संज्ञा जातिवाचक है, ठीक है। तो इसको तो संज्ञा हम जानबूझ के लाए, संज्ञा ही मुझे लाना है। तो हमने देखा कि ईमानदार लड़का, ईमानदार आदमी, ईमानदार व्यक्ति, ये तो सब फिट बैठा है। लेकिन ईमानदारी लड़का, ईमानदारी व्यक्ति, ईमानदारी आदमी, ये तो कुछ नहीं फिट बैठा है। तो जो फिट नहीं बैठे, अनफिट रहे, क्या रहे, वो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा, भाववाचक संज्ञा। और जो फिट बैठेगा वो क्या होगा? विशेषण होगा। मैंने आपको कहानी बताई थी, आपको क्या मैंने आपसे ये कहा था कि जैसे 3 लड़के हैं, एडमिशन लिए, पढ़ने आने लगे, ठीक है। फिर क्या हुआ? तीनों एक पास संयोग से एक ही बेंच पे बैठ गए, एक पास में। तो एक लड़का, 3 है, उनमें से एक लड़के की, एक लड़का विशेषता बता रहा है पर डे, और एक लड़का रोज कमी बता रहा है। कह रहा है कि तुम, एक लड़का कहे तुम्हारी राइटिंग बहुत बढ़िया है, दूसरा कहे इनकी क्या बढ़िया, इनकी जनता हमारी बढ़िया है, ठीक है। फिर उसने कहा कि यार तुम लगत है यार, तुम्हें यार रात में जगे रहो, अभी देर तक पढ़ते रहे, भात भी बचे रहे, पढ़ते तो कुछ नहीं रहता, सब लगा कि कुछ तय करना है, सीरीज लंच पे वह तय करना है, ठीक है। तीसरे दिन फ्री रही बात, फिर क्या कहते हैं कि उनका लगा कि यार लग रहा कि स्नान सब करके ना आए हैं, तो वो कहे कि लगा यार तुम स्नान करके क्या होता, तो वो कहे कि मालिक कोई जरूरी है पता, पहले सुबह जल्दी स्नान कर लिया तो अच्छे कर ले, मालूम नहीं पड़ रहा। तो अब बात ये है यहाँ पे कि एक आदमी एक लड़का विशेषता केवल बता ला रहा है, और एक लड़का क्या कर रहा है, केवल कमी निकाल रहा है। तो ये तुम बता, इन कहीं का व्यवहार चल सकता है। जौन विशेषता बतला रहा वह तो फिर बैठेंगे, उन्हीं का व्यवहार चल सकता है, और जो रोज कमी निकाल रहे हैं उनका व्यवहार चल बनेगा। आइस करो यार, तुम या तो ऊपर बैठो या हम यहाँ से हटिए, या तुम हटाओ यहाँ से, ये ऑनलाइन पे हो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हम ये कहानी क्या बता रहे हैं, हम इसे बता रहे हैं कि विशेषण का मतलब होता है विशेषता। विशेषण का क्या मतलब होता है, वो हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ भी अपनी तो बात जानते हो। विशेषण का मतलब होता है विशेषता। तो जो विशेषता बतलाएगा वही फिर बैठेगा। तो इसका मतलब विशेषण जो फिर बैठेगा वो विशेषण है। इसका मतलब ये फिर बैठ रहे हैं तो ये विशेषता बतला रहे हैं, तो विशेषता बतलाता है कौन? वे शब्द जो किसी की विशेषता बतलाए वो विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो फिर बैठेगा वो होगा विशेषण, और जो फिर नहीं बैठेगा वो होगा भाववाचक संज्ञा। इस बात को याद करने के लिए मैंने एक मान, ठीक है। तो फिर बैठेगा वो क्या होगा, विशेषण। ऐसे ही देखो, हमने ये लिखे थे, गरीब आदमी और गरीबी आदमी, अमीर आदमी अमीरी आदमी, नहीं फिर बैठा, ये फिर बैठे। सुंदर लड़का सुंदरता लड़का, फिर बैठा। सुंदर लड़की सुंदरता लड़की, वो फिर बैठा। अच्छा लड़का और अच्छाई लड़की, या अच्छाई लड़का, कुछ फिर बैठ रहा नहीं। बुद्धिमान लड़का और बुद्धिमानी लड़का, फिर बैठ रहा नहीं। मूर्ख लड़का और मूर्खता लड़का, नहीं। चतुर आदमी और चतुराई आदमी, चतुर आदमी फिर बैठा है लेकिन चतुराई नहीं। होशियार आदमी लेकिन होशियारी आदमी नहीं फिर बैठ रहा है। एक लेकिन उसके उल्टा होता है, किसके, इसमें भी फिर, जैसे एक शब्द है क्रोध और दूसरा शब्द है क्रोधी। तो हमने क्या कहा था अभी, हमने कहा था कि प्रत्यय लगा हो तो भाववाचक होता है। तो इधर देखो शब्द प्रत्यय लगे भाववाचक है, ये 100% नहीं होता, ये उल्टा होता है। जैसे क्रोध आदमी और क्रोधी आदमी, दोनों कौन फिट बैठ रहा है, इमा फिट बैठ रहा है, ये वाला जो आप इससे क्या कहते हैं प्रत्यय लगा। तो प्रत्यय वाली बात 100% नहीं होती, ज्यादातर होती है। पहला दिमाग आपके उसी में जाना चाहिए कि इसमें प्रत्यय लगा है तो ये भाववाचक होगा, ठीक है। प्रत्यय लगा है तो भाववाचक होगा, लेकिन 100% नहीं।
इसके लिए आप किसी दूसरी संज्ञा को ला करके अपनी तरफ फिट करके देख लो। ये फिट हो रहा है तो विशेषण है, और फिट नहीं हो रहा है तो भाववाचक है। तो इसमें ये उल्टा है। तो इसमें देखें क्रोध आदमी और क्रोधी आदमी, तो क्रोधी आदमी ये फिट हो रहा है, तो ये वाला शब्द है विशेषण और ये वाला शब्द है भाववाचक संज्ञा। क्या मेरी बात समझ पाए? जैसे लिखा है हरा, जैसे लिखा है हरा और हरापन, हरापन या फिर हरियाली। देखो हरा शब्द से ही, हरा रंग का नाम है, रंग जितने नाम होते हैं सारे विशेषण होते हैं गुणवाचक विशेषण, ये हम पढ़ाएंगे आगे, अभी कहां विशेषण पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बात आपको समझना है कि हरा एक विशेषण शब्द है। जैसे हम फिट करें इसको, विशेषण एक शब्द है तो किसी के साथ फिट जरूर होगा, क्योंकि किसी की तो विशेषता बताएगा। जैसे हरा कपड़ा, हरा आलू नहीं होता है, और हरा आलू फिट बैठ रहा है, इसका मतलब है कि हरा हरा विशेषण। यदि किसी दूसरी संज्ञा के साथ वो फिट बैठ रहा है, और संज्ञा तो हम जाने से आलू है, तो आलू जैसे हमने नाम लिया, आपके दिमाग में कोई आकार आकृति चित्र बना के नहीं बना, आलू है गोल गोल हरा हरा, ये हरे आलू देखिए लाल आलू भी होते, सफेद तो होता ही, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हरा आलू, आलू जो है इसकी आकार आकृति हमारे दिमाग में बन रही है, तो इसका मतलब संज्ञा। अब उस तरह के जितने भी वस्तुएं हैं सबको हम आलू कह सकते हैं, इसका मतलब आलू जो है जातिवाचक संज्ञा है ना। तो उस संज्ञा को मैं इसके बाद में फिट करूं, तो हरा आलू ये फिट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये विशेषण। किसी दूसरी संज्ञा के साथ ये फिट हो रहा है, इसका मतलब विशेषण। क्योंकि दूसरी संज्ञा के साथ यदि ये भी संज्ञा होता तो दूसरी संज्ञा के साथ फिट नहीं बैठता, क्योंकि एक जंगल में दूसरे नहीं रहता। एक जंगल में पहले से शेर है तो कहां दूसरा शेर वहां टिक जाए, है ना। तो वैसे ये पहले से यदि संज्ञा होता तो उसके साथ में दूसरी संज्ञा फिट नहीं बैठती, ये विशेषण है इसलिए दूसरी संज्ञा फिट बैठ रही है, ठीक। तो यहाँ पे हरापन आलू जो है फिट बैठ रहा है, तो हरापन क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। हरियाली क्या है, हरियाली आलू, ये भाववाचक संज्ञा है। और दूसरी बात है कि हरियाली और हरापन, ये रंग तो लग रहा है हमारे दिमाग में, किसी रंग का नाम तो आ रहा है, लेकिन इस रंग का कोई आकार निश्चित है क्या? हरेपन का आकार निश्चित है क्या? हरेपन का कपड़ा भी हो सकता है, तो कपड़े का तो आकार कोई दूसरे टाइप का होगा। हरेपन का दीवार भी रंगी जा सकती है, तो उसका आकार कोई दूसरे टाइप का होगा। हरेपन में जो पेड़ हो सकता है, पेड़ तो उसका आकार कोई दूसरे टाइप का होगा, लेकिन आलू का आकार एक निश्चित है, वैसे ही होगा। तो जिसकी आकार आकृति निश्चित है वो क्या है, वो संज्ञा है जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, ठीक है। जिसकी आकार या आकृति निश्चित है, और जिसकी आकार या आकृति निश्चित नहीं है वो क्या है, वो विशेषण हो सकता है या फिर भाववाचक हो सकता है। क्योंकि ईमानदार और ईमानदारी में दोनों में अंतर करना बड़ा मुश्किल काम है ना। उस अंतर को करने के लिए ही मैं ये बात बता रहा हूँ कि यदि आपके सामने दोनों बातें आ जाए, ईमानदार और ईमानदारी, और दोनों में से मुझे बताना है, समझना है कि ये कौन विशेषण है और कौन भाववाचक है, क्योंकि दो ही बात हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इनका आकार आकृति निश्चित नहीं है, तो या तो विशेषण होंगे या फिर ये भाववाचक होंगे। तो इसको हमें अलग अलग करने के लिए हमको दूसरी संज्ञा इसके साथ लाएंगे। ये फिट बैठ रहा है किसी दूसरी संज्ञा के साथ तो है विशेषण, और इस पर नहीं बैठ रहा है तो क्या है, भाववाचक। इतनी बात आपको समझ के रखना है ना। तो बात ये है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये सारे तो हो गए, मैं आपको दूसरा देता हूँ, ये हो गया। हाँ, अब मैंने अभी तक जो बात हम कर रहे थे वो कर रहे थे ये कि कोई विशेषण शब्द है जिसकी आकार आकृति निश्चित नहीं है। जैसे ईमानदार और ईमानदारी में यदि परिभाषा ही मुझे करनी हो तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे कोई गुण है तो वो गुण होता है प्रायः विशेषण, गुण या ठोस तथा अवस्था कुछ भी, वो होता है विशेषण। और किसी गुण का नाम क्या है, गुण का नाम, यदि गुण का नाम है तो वो होता है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। संज्ञा का क्या मतलब होता है, नाम, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा, ठीक है, संज्ञा का मतलब ही नाम होता है। तो यदि गुण का, गुण दशा अवस्था परिस्थिति स्थिति कुछ भी हो, अवस्था, जैसे लिखा ये बूढ़ा, और यहां पे मैं लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं बुढ़ापा, क्या लिखा मैंने,
बुढ़ापा। ये बूढ़ा आदमी फिर बैठ रहा है, बूढ़ा आदमी तो फिर बैठ ही रहा, बूढ़ा आदमी है। अब बुढ़ापा फिर नहीं बैठ रहा है, बुढ़ापा आदमी धीरे फिर बैठ रहा है, और प्रत्यय भी साथ में लगा। तो मैंने कहा प्रत्यय लगे वाले 90% होते हैं, लेकिन 100% वाली बात नहीं होती है, इसलिए मैंने दूसरा भी तरीका बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि बूढ़ा आदमी ये फिर बैठ रहा है, ये है विशेषण शब्द, और लेकिन ये फिर नहीं बैठ रहा, तो ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये अवस्था है। मैंने कहा गुण हो, दोष हो, दशा हो, स्थिति हो, परिस्थिति हो, अवस्था हो, आकार हो, कुछ भी हो, आकार आकृति कुछ भी हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है गोल और यहाँ पे लिखा है गोलाई, नहीं हो सकता है। तो गोल क्या है, ये आकार है, और गोलाई क्या है, ये आकार का नाम है, ये आकार का नाम है। तो ये जो गोल है, तो जैसे कहेंगे गोल, इसके आगे फिर करो कुछ, गोल, गोल रोटी, हाँ सही है। ठीक है, जैसे हमने फिर किया गोल रोटी। ठीक है, तो गोल रोटी हो गया। अब दूसरी बात गोलाई रोटी, ऐसा बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो इसका मतलब गोल रोटी ये फिर बैठ रहा है, तो ये गोल विशेषण है, और गोलाई क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है ना। तो यहाँ पे आपको बात ये समझना है। तो ऐसी स्थितियों में आपको समझना है कि ये विशेषण से क्या कहते हैं कि भाववाचक संज्ञा बनते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। और विशेषण ही नहीं, संज्ञा से भी क्या कहते हैं, संज्ञा। अब इस संज्ञा का मतलब क्या हो गया, इस संज्ञा का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर ज्यादातर तो होता है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं, और जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब कैसे होगा, इसमें भी प्रत्यय जुड़ा रहेगा, मतलब नियम वही होगा। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे राम, राम लिखा, और राम से मैंने एक इसमें जोड़ दूं रामत, क्या करता, रामत। अब ये क्या बन गया, ये भाववाचक संज्ञा बन गया। ये क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनते हैं, कम बनते हैं। ठीक है, कम से। लेकिन जातवाचक संज्ञाओं से तो मुझे लग रहा है कि लगभग सभी से बनते हैं, लगभग सभी से, सभी का मतलब 100% नहीं, लेकिन लगभग सभी से। ठीक है, जैसे कोई भी जातवाचक संज्ञा है, जैसे मैंने लिखा बच्चा, भी लिखा था मैंने, बच्चा से क्या बनेगा, बचपन। ये क्या लिखेंगे, ये लिखा था बचपन, ये गलत लिख रहा है, ये बचपन लिख रहा है। तो ये बचपन, ठीक है। और जैसे मैंने अभी लड़का का लिखा था, क्या लिखा था मैंने, लड़का का लड़कपन। और जैसे बाल शब्द होता है, बाल से बालपन, क्या होता है, बालपन। अब देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे नारी, नारी जैसे शब्द लिखा, मैंने पुरुष लिखा, जैसे मनुष्य लिखा मैंने। अब जैसे मैंने नारी से क्या बन जाएगा, नारीत्व, क्या बन जाएगा, नारीत्व। पुरुष से क्या बन जाएगा, पुरुषत्व, क्या बनेगा, पुरुषत्व भी बनेगा, पौरुष, एक शब्द होता है पौरुष, वो भी बनेगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मनुष्य से क्या बनेगा, मनुष्यता या मनुष्यत्व, नहीं बनेगा, मनुष्यता। मैं ये कह रहा हूं कि यदि किसी शब्द में प्रत्यय लगा मिले तो 90 से 95% आपको समझना है कि ये भाववाचक संज्ञा ही है ना। फिर भी आपको जो मैंने वो जुगाड़ बताया वो देख लेना है। और दूसरा एक बात ये है कि वो विशेषण में लगेगा। मान लिया कि ये विशेषण है मनुष्य, तो मनुष्य के बाद में कोई दूसरा शब्द लाए, मनुष्य आदमी, मनुष्य लड़का, ये तो कुछ नहीं बैठेगा क्योंकि ये तो पहली संज्ञा है, इसमें नहीं बैठेगा, विशेषण वाले में बैठेगा। विशेषण वाले में वो जो मैंने बात बताई थी, फिट करने वाली बात सिर्फ विशेषण में रहेगी। और
यदि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में हम क्या समझेंगे? तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में इसमें मान के चलो कि पक्का पक्का क्या रहेगा, दो बातें। पहली बात विशेष प्रत्यय लगा रहेगा कोई, ठीक है, प्रत्यय लगा रहेगा। और दूसरी बात जो है, जब हम उस प्रत्यय को हटाएंगे तो जो शब्द हमारे सामने मिलेगा उसका कोई आकार या आकृति निश्चित आएगी। जैसे नारी है तो नारी का आकार आकृति आपके दिमाग में आएगा, पुरुष का आएगा, मनुष्य का आएगा, मनुष्य का जब आप कहेंगे तो मनुष्य की तो आकृति आएगी, गाय भैंस भेड़ बकरियों की आकृति थोड़ा आ जाएगी हमारे दिमाग में। जब मनुष्य कहेंगे तो मनुष्य की एक आकृति आएगी, निश्चित आकृति, है कि नहीं आएगी? तो उस ये जो फिट बैठने वाली बात थी, ये सिर्फ विशेषणों में बात थी। यदि कोई शब्द विशेषण में प्रत्यय लगा करके बनाया गया है तो फिट बैठा के देख लेंगे, जो फिट बैठेगा वो विशेषण होगा, नहीं फिट बैठेगा वो भाववाचक समझेंगे। लेकिन कोई शब्द संज्ञा से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? संज्ञा से क्या कहते हैं कि भाववाचक बना हुआ है। जैसे ये और ये, तो क्या करेंगे? तो उसका क्या कहते हैं, मूल शब्द ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखा लड़कपन लिखा है, लड़कपन, ठीक है। तो लड़कपन, अब लड़कपन में क्या कहते हैं, पन हटाएंगे तो बचेगा क्या? लड़क, इसका मतलब लड़क नहीं, शब्द ये है मूल लड़का, ये लड़का से लड़कपन बना। तो लड़का जैसे हमारे दिमाग में आएगा तो इसकी कोई आकार आकृति बन रही कि नहीं बन रही है, तो इसका मतलब ये संज्ञा है। इसका मतलब क्या है? ये संज्ञा है। लेकिन उसमें क्या था? उसमें तो मतलब जैसे हमने लिखा था चतुर, और फिर मैंने लिखा था चतुराई, ऐसे तो लिखा था। तो अब मान लिया चतुराई ये भाववाचक है, इसका मूल निकालेंगे तो क्या बनेगा? चतुर। अब चतुर का कोई रूप आकृति आकार हमारे दिमाग में बन रही है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये विशेषण हो सकता है। तो विशेषण हो सकता है तो इसको हम फिट करके देख लेंगे, चतुर आदमी और चतुराई आदमी, तो इसका मतलब हाँ पक्का ही विशेषण है, फिट बैठ रहा है। इसमें फिट बैठने वाली बात नहीं। यदि कोई आकार आकृति बन रही है तो इसका मतलब वो है संज्ञा। संज्ञा से, संज्ञा ही है, संज्ञा कौन सी होगी? दो ही होगी मूल रूप से, वो होगी जातवाचक या व्यक्तिवाचक। जातवाचक से ज्यादा बनते हैं, जातवाचक जितने शब्द लगभग सभी से बनते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जातवाचक शब्द है तो उसकी कोई आकार आकृति बन रही है, आकार आकृति बन रही है, इसका मतलब वो जातवाचक या व्यक्तिवाचक में से कोई शब्द है। तो क्या हो गया? संज्ञा। तो संज्ञा से भाववाचक बना। लेकिन बात यह है कि ये जब शब्द पूछेगा कि ये कैसा है तो बताएंगे जातवाचक संज्ञा है, और जब ये पूछेगा तो ये कैसा शब्द है तो हम बताएंगे ये भाववाचक संज्ञा है। हमें भाववाचक भी पढ़ना था, मैंने भाववाचक में इतनी सारी बातें की, ठीक है। तो आपको इस आधार पे आपको समझना है। पहली बात हमने बताई है आपको कि वो है कि कोई प्रत्यय लगा मिलेगा पे तो आपका दिमाग जाना चाहिए कि ये भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। दूसरी बात, उसका मूल शब्द, उस प्रत्यय को हटाओ, उसमें से उसका मूल शब्द निकालो कि इसका मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द, यदि कोई मूल शब्द की आकार या आकृति आपके दिमाग में आ रही है तो वो संज्ञा होगा। संज्ञा में या तो व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक, ठीक बात है। तो एक अलग बात होगी। और दूसरी बात, यदि आकार आकृति नहीं आ रही है तो वो विशेषण हो सकता है। क्या हो सकता है? तो फिर उसको फिट करके देख लो, किसी दूसरे शब्द में फिट हो रहा है तो विशेषण पक्का है, नहीं फिट हो रहा तो कैसे सोच के देखो, यदि विशेषण होगा तो फिट हो गई, ठीक है। तो ये दो बातें हमने आपको बताई, ठीक। तो ये है विशेषण वाली बात, एक भाववाचक संज्ञा की बात। अब मैं बात कर रहा हूं द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी? द्रव्यवाचक। चौथी संज्ञा है द्रव्यवाचक, द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहां पे आपको समझना है द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। तो द्रव्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य में कोई पदार्थ ही होता है, ठीक है। द्रव्य में धन भी होता है। आत्मवत् मात्रवत् परकारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स परितः। ये हितोपदेश में लिखा, ठीक है। संस्कृत की किताब है, नारायण पंडित ने लिखा। हितोपदेश की इस श्लोक का मतलब ये है कि मात्रवत् परकारेषु, पर द्वारा दूसरे की स्त्री को मात्रवत माने माता के समान जो समझे, और लोष और पर द्रव्येषु लोष्ठवत्, नीचे कर
ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था पर द्रव्य लोष्ट हो, पर द्रव्य, द्रव्य का मतलब यहाँ धन है, दूसरे को धन को लोष्ट अवत, लोष्ट का मतलब होता है मिट्टी का ढीला, मिट्टी ढीला समझे, दूसरे को धन को मिट्टी के ढीले के समान समझता है और दूसरे की स्त्री को माता के समान समझता है और आत्मोत सर्वभूतेषु, और समस्त प्राणियों को अपने समान ही जो समझता है, यह पश्यति, जो देखता है समझता है, स पंडिता, वही पंडित ज्ञान है। ये लिखा है कहाँ पे? हितोपदेश। तो हम यहाँ पे श्लोक क्यों लाए? क्योंकि इस श्लोक में लिखा है कि पर द्रव्य लोष्ट, द्रव्य का मतलब धन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे धन नहीं, यहाँ पे द्रव्य का मतलब कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि कोई वस्तु जिस पदार्थ, ये थोड़ा दूसरे, मैं इसको बदल दे, पहले में दूसरी बात एक गलत हो गया, ये हो गया कुछ गलत। हाँ, हम ये लिखना चाहते हैं किसी वस्तु का नाम, किसी वस्तु का नाम जातिवाचक संज्ञा होता है, और दूसरी बात, वस्तु जिस पदार्थ से बनी होती है, जिस पदार्थ से बनी होती है, उस पदार्थ का नाम, द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। हमने दो बात लिखी, कोई भी वस्तु होगा, उस वस्तु का नाम तो होगा ना कोई, तो उस वस्तु, जितनी भी वस्तुएं हैं, किसी भी वस्तु का एक नाम है तो वो जातिवाचक ही होता है, और वह वस्तु जिस पदार्थ से बनी है तो उस पदार्थ का नाम क्या होगा, वही द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे ये पंखा है, तो ये वस्तु का नाम क्या, पंखा, तो ये पंखा शब्द कैसा हुआ, जातिवाचक। लेकिन ये पंखा किसी पदार्थ से बना होगा, जैसे मान लीजिए लोहे से बना, हो सकता है लकड़ी से बना, नहीं हो सकता है कुछ और से बना, प्लास्टिक से बना, प्लास्टिक वाले तो पंखा आते हैं। तो ये जो पदार्थ का नाम है, तो पंखा शब्द कैसा है, जातिवाचक, और पंखा ये बना किस पदार्थ से है, लोहे से, तो लोहा जो पदार्थ है, ये लोहा शब्द कैसा है, यही पदार्थ होता है। मैंने कहा था कि शुरुआत में, आरंभ में हिंदी में, या मूल रूप से हिंदी में 3 ही प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, एक होती है जातिवाचक, एक होती है व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक और तीसरी भाववाचक। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो संज्ञा होती है, ये संज्ञा जो चौथी हम पढ़ा रहे हैं, ये संज्ञा आगत संज्ञा है। अगला पढ़ाएंगे 5वां वाला, वो भी आगत संज्ञा, मतलब अंग्रेजी से आया, अंग्रेजी में था और हिंदी में अब मान लिया गया है, पहले लेकिन नहीं थे। तो मूल रूप से पूछ जाए कि मूल रूप से संज्ञाएं कितनी प्रकार की है, तो 3 ही प्रकार की, और वैसे सामान्य रूप से पूछा जाए कि संज्ञाएं कितनी है, संज्ञाएं कुल कितनी है, तो क्या बताओगे, तो 5 प्रकार की। तो ये वाली जो संज्ञाएं हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, तो जब पहले हिंदी में या संस्कृत में 3 ही प्रकार की संज्ञाएं होती थी, तो इस प्रकार वाले शब्दों को कहाँ रखते थे, जातिवाचक, है ना। तो ये बात आपको समझना है। तो ये जातिवाचक तो था पहले, पंखा जातिवाचक है, लेकिन ये पंखा जिस पदार्थ से बना है उसको अलग और कर दिया गया, और फिर क्या कर दिया गया, वो है पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कर दिया गया, पदार्थवाचक संज्ञा। एक बात। दूसरी बात और सीखिए, ये जो पदार्थ होते हैं ना,
ये पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं विज्ञान में आपने सीखा है, पढ़ा है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है ठोस, और दूसरा होता है द्रव या तरल, और तीसरा क्या होता है? गैस होता है। तो भाई ठोस में देखो जितने होंगे वो सभी, तरल में जितने होंगे वे सभी, गैस में जितने होंगे वे सभी, उनके जो नाम होंगे वो सब क्या है? द्रव्यवाचक में क्या होंगे? द्रव्यवाचक। ठीक है, जैसे मैंने इसमें कुछ लिख दिया, मैंने लिख दिया जैसे लोहा, ठीक है, या मैंने लिख दिया सोना, चांदी, कोयला, या फिर खाने पीने के जो पदार्थ होते हैं, खाने पीने के पदार्थ, खाने खाने के पीने के खाने के पदार्थ जो ठोस वाले होते हैं, खाने के पदार्थ जो ठोस वाले होते हैं वो, जैसे जैसे मैं लिखूं यहाँ पे दाल बनी नहीं वैसे वाली, ठीक है, चावल या फिर आटा प्राय, आटा भी ले लेते हैं, ये भी पदार्थ है। मतलब जिनको हम पदार्थ रूप में मान सकते हैं, वे सभी पदार्थ रूप में जिनको हम मानते हैं उनके नाम भी क्या होंगे? वे सभी खाने के जो पदार्थ होंगे वो इसमें आएंगे। और ये जो लोहा, सोना, चांदी, कोयला, हीरा, मोती, ये जो तुम जान रहे हो, ये विभिन्न प्रकार के पत्थरों के नाम, ये सभी क्या होंगे? संगमरमर है, एस्बेस्टस है, ये दुनिया भर का आपने पढ़ा होगा खनिज पदार्थ में, भूगोल में, है ना? भूगोल में खनिज संसाधन एक चैप्टर होता है, उसमें आपने ये सब जितने प्रकार के ठोस वाले पढ़े होंगे सब के नाम इस ठोस में आ जाएंगे, वो सब पदार्थ ही तो है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, हाँ तरल वाले है ना। यहाँ पे बात करें जैसे कि तरल वाले में क्या हो जाएगा? पानी नहीं हो जाएगा, दूध, दही भी ले सकते हैं, दही, ठीक है। और दूध के अलावा तरल में क्या आ जाए? जैसे विभिन्न प्रकार के तेल के नाम, लेकिन ये तेल शब्द नहीं, एक बात समझना, तेल जो शब्द है ये शब्द है जातवाचक, ये कैसा है? ये तेल शब्द जातवाचक है, लेकिन विभिन्न प्रकार के तेल जो नाम होंगे, नाम होने का मतलब है कि जैसे मैं लिखूं सरसों तेल, क्या लिखूं मैं? तब मामला बनेगा सरसों तेल, या फिर मैं लिखूं डीजल, क्या लिखूं मैं? या मैं लिखूं पेट्रोल। ये तेल नहीं, तेल जो शब्द है वो तो जातवाचक है, क्योंकि इस तरह के जितने भी सबको तेल कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, लेकिन तेल का कुछ नाम विशेष वो जातवाचक, वो क्या हो जाता है? वो द्रव्य हो जाता है ना, वो पदार्थ समझ लीजिए, तो वो वाला हो गया। गैस में तो आप जान ही रहे, गैस में कौन सी होती है? जैसे सबसे पहले तो हवा लेते हैं, तो हवा हो गया, वाष्प हो गया, और इसके अलावा ऑक्सीजन हो गया, और फिर इसके अलावा जितने भी आपने विज्ञान में विभिन्न प्रकार की गैसें पढ़ने रखी, तो वो सारी गैसें क्या कहते हैं इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी वाली चीजें जो पदार्थ की 3 अवस्थाओं में आ सकती हैं, वे 3 अवस्थाओं में आने के लिए साथ साथ वे पदार्थ के ही नाम है ना। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि जैसे भी ठोस है, एक कलम है, कलम एक ठोस है, इसीलिए मैंने पहले बात, तो इस कलम को मान लेंगे कि ये पदार्थवाचक है, नहीं, ये ठोस में नहीं रखेंगे। किसी पदार्थ का कलम एक पदार्थ नहीं है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं, कलम एक वस्तु है जो किसी पदार्थ से बनी है, तो जिस पदार्थ से बनी है उस पदार्थ का नाम होगा पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। बात मैं ये कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे केवल ठोस कोई चीज है उसको देख लेंगे, हाँ ये कलम ठोस है, बस ये कलम, इसका मतलब द्रव्यवाचक नहीं। ठोस कोई चीज है, ठीक है, अपनी जगह पे, लेकिन वह ठोस वस्तु किस पदार्थ से बनी है, तो उस पदार्थ की अवस्था में देखेंगे कि उस पदार्थ कौन सी पदार्थ किस अवस्था में हो, तो कोई भी पदार्थ चाहे जिस अवस्था में पाएगा, है ना। यदि वो पदार्थ का नाम है, वस्तु का नाम ना हो करके ये वस्तु का नाम है,
और ये वस्तु किसी पदार्थ से बनी है तो उस पदार्थ का एक नाम है। तो वह पदार्थ किसी भी अवस्था का हो, चाहे ठोस का हो, चाहे गैस का हो, चाहे तरल का हो, उन सबका नाम क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संख्या कहलाएगा। बस इतनी बात, ठीक बात है। तो एक बात ये हो गई। अब हम अगली वाली बात करते हैं, कौन सी? समूहवाचक। समूहवाचक संख्या के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक बात मैं एक्स्ट्रा बात करूंगा आपसे, ये क्या 1.5 मिनट, ठीक है, 60-70 सेकेंड बात करेंगे। मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये पीसीएस में तो डायरेक्ट आता है, ठीक है, प्री में जो सीसेट होता है उसमें, लेकिन आईएएस में मैं आपको पहले बताया था, आज बता रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं आता। उसमें पैराग्राफ होते हैं और मैंने कहा था कि बहुत घुमाऊ पैराग्राफ होता है, और घुमाऊ हो उससे कोई दिक्कत नहीं, मतलब पैराग्राफ होगा इतना बड़ा लगभग, ठीक है, और उस क्वेश्चन होंगे केवल उस पर आधारित, और बहुत सारे पैराग्राफ दिए होंगे, कम से कम नहीं ज़्यादा 7-8, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। तो उसको जल्दी से पढ़ना, समय के सीमा में पढ़ना और पढ़ करके समझ करके सही उत्तर देना बस कठिन, अन्यथा उसमें व्याकरण जैसी कोई स्थितियाँ नहीं। हाँ, कुछ शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। यदि शब्दों का ज्ञान नहीं है तो शब्दों का ज्ञान नहीं है तो हो सकता है दिक्कत हो जाए कि किसी शब्द को समझना। और शब्दों के ज्ञान के बारे में बता दूं कि भाई देखिए, बात यह है कि ऐसा कहा जाता है, हमने भी सुना है, आपने भी सुना है, और मैंने देखा भी है, बिल्कुल मैंने देखा है, ठीक है, कि उसमें जो हिंदी आती है, जो पैराग्राफ की हिंदी लिखी होती है, या प्रश्न, जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं हिंदी मीडियम में प्रश्न, चाहे वो जीएस के प्रश्न हो और चाहे सीसेट के प्रश्न, जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं, उन प्रश्नों की जो हिंदी होती है, प्रश्न की हिंदी, तो मैं मानता हूं उस प्रश्न की हिंदी को पूरी तरह से 100%, देखो 90% समझने के लिए तो सामान्य आदमी प्रयास करके समझ सकता है, 90 से 95% उसकी हिंदी जो है वो सामान्य आदमी, स्टूडेंट जो है उसको पहचान करके, उसको थोड़ा अभ्यास करके उसकी भाषा को पूरी तरह से समझ सकता है। 100% यदि उसकी भाषा को समझना है, मैं प्री की बात कर रहा हूँ, प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी हिंदी, मतलब क्वेश्चन की हिंदी समझना, खाली ये लिखा का है, इसको 100% वही समझ सकता है जिसने एमए किया हो और बढ़िया से किया हो, वो भी संस्कृत से। इससे हिंदी सुना है, संस्कृत से, वो आदमी समझ सकता है 100%। मैं जब पेपर दिया था उसमें एक शब्द आया था कृंतक, क्या शब्द आया था? हम संस्कृत से एमए, हिंदी से, ठीक है, दोनों से, और मैं वहां पे खुद कंफ्यूज हो गया। कृंतक का मतलब होता है काटने वाला। अब ये बताओ, काटने वाला तो फिर कितनी प्रकार की चीजें हो सकती हैं? काटने वाला तरवाला हो सकता है, तलवार भी हो सकता है, काटने वाली छुरी हो सकती है, काटने वाला हंसिया हो सकता है, काटने वाली कितनी बात, ठीक है। और कृंतक शब्द तो एक प्रयोग होता है, क्या कृंतक शब्द एक प्रयोग दांतों के लिए, किसके लिए? दांतों में भी रत्नक, कृंतक, चौरानक कुछ ऐसे होते हैं। तो कुतरने वाले जो दांत होते हैं, काटने वाले दांत होते हैं, उन्हीं को तो कृंतक कहते हैं। तो कृंतक का मतलब काटना ही होता है, लेकिन उसमें कृंतक लिखा था, उसमें अर्थ निकाला था कृंतक का मतलब काटने वाला अर्थात चूहा। तो मैं मानता हूं कि यह जो करे हुई बहुत फेल मिस करके, यदि प्रसंग सही से ना समझ पाए, ठीक है। और अंग्रेजी का जो वर्जन है उसमें आप देखो तो वास्तविक रूप में कक्षा 10 की अंग्रेजी, कक्षा 10 की इंग्लिश मीडियम जो सही से जानता है वो आदमी उस अंग्रेजी को भली भांति समझ सकता है, प्रश्न पढ़ सकता है। ये हकीकत में मैं बता रहा हूँ। जैसे कहते हैं हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव होता है, मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं होता है। पहले यह देखो क्या हो रहा है, हाई स्कूल वाला ऐसे अंग्रेजी, इसका अंग्रेजी वर्जन ऐसा है कि हाई स्कूल वाला लड़का समझो, हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम होता है बस उस स्तर की अंग्रेजी। और इसमें क्या है, संस्कृत वाला जो एमए करा है वह ना समझ पाए कि किस भाव में क्या है, इसका अर्थ किया गया यहाँ पे, है कि नहीं?
तो बात बस इतनी है। मैं ये क्यों बताया आपको, मैं ये बता रहा हूँ कि जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, यदि आप यूपीएससी की वास्तविक रूप में तैयारी करते हैं, क्योंकि मेरा अनुभव जो है और जो युवावस्था है उसमें 2-3 बातें कॉमन रहती हैं सब में। पहली बात तो युवावस्था में उसको वास्तविकता से कम ज्ञान होता है और वो स्वप्न कल्पना लोक में ज़्यादा जीता है। तो कुछ लड़के ऐसे आते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कहते हैं हम सिर्फ आईएएस देते हैं। तो उनसे पूछो पीसीएस में फार्म ना डालेगा, पीसीएस का तैयारी करते थे, पीसीएस से उसकी तैयारी नहीं करते, पीसीएस वाले ही घूमते। उस समय वो पीसीएस से भी उसको हीनता लगती है कि हम तो तुम हमारा लोड हमारा तो क्या कहते हैं कि लेवल डाउन कर रहे हैं, हम तुम्हें लगा थे हम पीसीएस तैयारी करने वाले हैं, हम यूपीएससी के अलावा कोई फार्म नहीं डालते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे विचार क्यों आते हैं? क्योंकि शुरू में क्या होता है कि लड़के को इतना धरातल का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, तो उससे बताओ कि जैसे कि कहा कि जैसे मोटिवेशनल यूट्यूब पर या किसी के बताए हुए सुन करके आता है कि युवा अवस्था में आदमी कुछ भी ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी नहीं, ये सब काल्पनिक बात है। एक पहले आपको पहचानना है कि हमारी परिस्थिति और हमारी औकात, औकात फारसी का शब्द है, हिंदी में होता है आर्थिक या मानसिक स्थिति। ठीक है, स्तर, हमारा आर्थिक स्तर क्या है और हमारा मानसिक स्तर क्या है। ठीक है, जिस शरीर की भी ताकत अलग अलग होती है। जैसे कोई लंबा चौड़ा लड़का है तो उससे बताओ ये उठाएगा तो 3 कुर्सी कदम उठाएगी, तो हमसे कहा तो कोई तो एक कुर्सी उठा मुझे लगेगी, नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब जैसे शरीर की शक्ति अलग अलग है वैसे ही मस्तिष्क की शक्ति भी अलग अलग है, और इसको तो विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। जो लोग टीईटी की तैयारी करे होंगे, ईटीसी करे होंगे, बीएड करे होंगे, थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे, ठीक है, तो बुद्धि लब्धि एक होती है। तो बुद्धि लब्धि में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि जो होती है वो कम ज़्यादा होती है। कोई बच्चा है किसी बात को तुरंत पकड़ लिया, पढ़ लिया, उसको याद हो जाता है। कोई बच्चा पढ़ेगा उसको बहुत देर में आता है। तो हमको ये पहचानना है कि हमारी आर्थिक स्तर और मानसिक स्तर कितने तक है, उस हिसाब से काम करना है। नहीं तैर पावत ना है तलियों में, यहाँ अगर तैरन का है अब फांद गए हुआ समुद्र में जहाँ ज्वार भाटा होती है बहुत ऊंचे ऊंचे, और तलियों में कुछ नहीं आवत रहता तो वो डूबे लगत रहा। ठीक है, तो पहले अपनी स्तर को जानना है, उस हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो ठीक व्यवहारिक बात हम बता रहे हैं, लेकिन जिस बच्चे के अंदर, और ये बातें सब बताने के बाद भी जिस बच्चे के अंदर ये भी बातें आती है तो इनका क्या मानना, पहली बार समझना है कि करना है। तो बच्चे के अंदर थोड़ा युवावस्था में कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का होता है, और उस लेवल में यदि कोई व्यक्ति यूपीएससी वास्तविक रूप में देख रहा है तो मुझे लग रहा है कि उसको इस विषय पे थोड़ा पिछले वर्षों के जो पेपर्स हैं, ठीक है, पिछले हिंदी मीडियम में है, पिछले वर्षों के जो पेपर आए हैं उनकी हिंदी का अर्थ समझिए पहले तो काम लेगा। तो वहाँ तो मैं ये पढ़ा नहीं पाऊँगा, ठीक है, आप समझिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सब बात हमारे भरोसे मत रही कि हम वो बातें पढ़ेबे नहीं करी, तुम कहीं कभी, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का सिलेबस है उसके साथ पढ़ाएंगे, तो उसको देखना है पिछले वर्षों के पेपर। दूसरी बात, हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी पढ़ना है। हाँ, उसमें मैंने देखा है कि जो शब्दावली का प्रयोग हुआ है काफ़ी कुछ शब्दावली शब्दों को उसमें से निकाल के वो लोग रखते हैं, ठीक, कुछ तो वही कहानी अपनी बनाई देते हैं, तो एनसीईआरटी में वो शब्द नहीं लिखा है और तब वो अपने तरफ से बनाए लिखे, पता नहीं कहाँ से लाइक ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहली बात तो पिछले वर्षों के जो पेपर्स हैं यूपीएससी के, उनका हिंदी में जितने भी शब्द आए हैं उन शब्दों का अर्थ समझ लेना है। और दूसरी बात, एनसीईआरटी जो हिंदी मीडियम है उसके शब्दों का, यूपी बोर्ड नहीं समझना है, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन नहीं शब्द आएगा, उसमें शब्द आएंगे कुछ, ठीक है, तो आपको दो काम करना है। और यदि यूपी पीसीएस देना है आपको, वही में कोई टेंशन नहीं, वही में जहाँ पढ़ाए वही आएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत, उसका जो पैराग्राफ होगा वह वही कक्षा 10 वाला हो, 8 वाला, ठीक है, वो सर लोग तो एकदम आप समझ जाओगे उसको। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ यूपीएससी का जो आईएएस का सेट है उसकी हिंदी, उसका मामला कैसा है ना, तो इसलिए जो है आप उसको देख लीजिए। हाँ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ कौन सा, समूहवाचक संज्ञा है ना, द्रव्यवाचक हो गया, 5वां वाला है समूहवाचक संज्ञा।
समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। यदि ऐसा लिखा हो समूह की जगह पे समुदायवाचक संज्ञा लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समुदाय या समूहवाचक संज्ञा एक ही। इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी जिस शब्द का प्रयोग किसी समूह के लिए किया जाए। लेकिन इसको थोड़ा और मैं बदल देता हूं कि जिस शब्द का प्रयोग जिस शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति या वस्तु के लिए न कर, वह शब्द समूहवाचक संज्ञा। हमने समूहवाचक संज्ञा होता है, हमने लिख तो दिया है, ठीक है, लेकिन ये समझना है। इसके लिए मैं आपको जो है कुछ उदाहरण देता हूँ। कुछ उदाहरण देने का मतलब है कि जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने कहा अच्छा सीधा पुलिस सम्मेलन सभा गोष्ठी समिति मंडल परिषद दल परिवार अगला फौज जुलूस जत्था जमावड़ा कारवां महफिल बारात कुछ याद आया जल्दी में मैंने लिखा, ठीक है, संभव है कि इसी में से आ जाए। हाँ तो देखिए मैंने कहा है कि परिभाषा देखकर जिस शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति या वस्तु के लिए ना कर सके वह शब्द जो होगा समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें दो तीन बातें ध्यान में रखना है। पहली बात, जैसे मैं इसको बताता हूँ भीड़, मेला, मेला भी तो होता है, मेला तो होता है। जैसे मैंने लिखा भीड़, तो जो भीड़ है, जैसे ये शब्द मैंने कहा, अब जैसे कोई ऐसा शब्द हो जिस शब्द का तुम अर्थ ही ना जानते हो, ठीक है, तो फिर जब अर्थ ही नहीं जानते हैं तो हमको बताना वैसे भी मुश्किल है, ठीक है। जैसे कि मैंने अलंकार, जैसे आपके पाठ्यक्रम में अलंकार नहीं, काव्य शास्त्र नहीं, रसद अलंकार नहीं होता है, ये सब टी में होते हैं, दूसरी परीक्षाओं में यूपी में होते हैं, ठीक है। तो काव्य शास्त्र में क्या है कि बच्चे को जो है किसी भी अलंकार का परिभाषा खूब ठीक ढंग से मालूम है, लेकिन जो कविता आई उसके सामने उस कविता का उसे अर्थ ही नहीं मालूम था। तो जिस अलंकार की परिभाषा उसको ढंग से मालूम थी और वही अलंकार उस कविता में था भी, लेकिन वो जो कविता आई थी वो कविता का वो अर्थ ही नहीं जानता था, वो समझ ही नहीं पाया कि इसमें क्या कहा गया। जब समझ ही नहीं पाया तो एक अर्थालंकार होता है, हालांकि शब्द अलंकार नाम जरूर शब्द है, लेकिन उस शब्द अलंकार में भी जब अर्थ नहीं जानोगे तो नहीं बता पाओ, है ना। तो उसका अर्थ ही नहीं जान पाते तो जान ही नहीं पाता। भाई वही कहानी इसमें हो सकती है बस, कि
कि आप जान तो जाओगे, परिभाषा आपको मालूम है, ढंग से सब कुछ मालूम है, मैं बता रहा हूँ तरीका पहचानने के लिए, उससे पहचान भी जाओ, लेकिन कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसको तुम अर्थ नहीं जान पा रहे हो, तो मतलब क्या होता है, तो भले कच्चा खा जाओ। अन्यथा जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे आप कोई भी यदि भाव समूहवाचक शब्द आता है तो निश्चित रूप से आप उसको, ठीक, जैसे मैंने भीड़ लिखा, तो भीड़ में क्या होता है, जैसे सामने आप क्या है भीड़, ये कौन सी संज्ञा हो सकती है, जातिवाचक हो सकती है, व्यक्तिवाचक हो सकती है, भाव की, समूह की, पदार्थ, क्या हो सकता है। तो आपके दिमाग में जैसे आया तो वैसे लगा कि भीड़ का मतलब कि बहुत से लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं, यही तो आपके दिमाग में बना। लेकिन आपके दिमाग में बहुत से लोग जा रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है कि ये समूहवाचक है, इस बात का पता करने के लिए जितने लोग जा रहे थे उन सबको किनारे करो, हटाओ, अपने मन में सब कुछ करना है, हिम्मत जुटा के सबको भगा दो, और भगाने के बाद एक आदमी बचे, क्या बचे, एक आदमी। अब एक आदमी को क्या उसको भीड़ कह सकते हो, नहीं कह सकते। यदि उस एक आदमी को भीड़ नहीं कह सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो शब्द समूहवाचक है, वह शब्द का, उस शब्द का प्रयोग केवल समूह के लिए ही किया जा सकता है, एक व्यक्ति के लिए नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे कहा मेला, तो जितनी दुकानें हैं सबका हटाओ दिमाग के अंदर, और एक दुकानदार का रखो, एक ग्राहक को रखो, मान लिया जलेबी की दुकान है, जलेबी वाले बनाए रहे हैं और जलेबी खरीद रहे हैं, ठीक है, और तब क्या कह सकते हो कि मेला लगा है, एक दुकानदार हो, एक खरीदार हो, क्या कहोगे, मेला लगा है, बहुत गजब, नहीं, तब क्या है, एक दुकान लगी है, मैं ऐसा कह सकता हूं। और दुकान क्या है, दुकान तो जातिवाचक शब्द है कि नहीं, दुकान जातिवाचक। जैसे मैंने एक शब्द लिखूं मैं विद्यार्थी, अब ये मुझे बताओ कि ये विद्यार्थी शब्द कैसा है, समूहवाचक है कि नहीं है, नहीं है, कहे क्या यहाँ पे जितने लोग बैठे हो सबको मैं विद्यार्थी कह सकता हूँ, यही बात है, विद्यार्थी, ठीक। और दूसरी बात, एक व्यक्ति बैठा है, इसको भी मैं विद्यार्थी कह सकता हूँ, किसी भी एक को विद्यार्थी आप कह लीजिए, नहीं कह सकते हैं, किसी एक को भी मैं विद्यार्थी कह सकता हूँ और सबको भी विद्यार्थी कह सकता हूँ। और साथ देखिए, जब मुझे सबको कहना होगा तो एक बात और ध्यान रखना होगा, मुझे विद्यार्थी का बहुवचन बनाना पड़ेगा, विद्यार्थियों। और दूसरी बात इसी में यही ध्यान रखना है कि एक तो बात यह है कि समूहवाचक शब्द का प्रयोग किसी एक के लिए हम नहीं कर सकते, एक व्यवहारिक बात। दूसरा सैद्धांतिक बात कि इनका जो ये शब्द होते हैं ये पूरे समूह को इंगित करते हैं, इसलिए इन समूह को इंगित करने वाले शब्दों का बहुवचन नहीं बनाया जाता है, बनते नहीं। जैसे भीड़ का बहुवचन बनाएगा क्या, भीड़ का बहुवचन बनाएगा, झुंड का झुंडों, वस्तुतः झुंड का झुंड ही प्रयोग होना चाहिए, गलत प्रयोग होता है, प्रायः इसका बहुवचन नहीं बनाना चाहिए। बहुवचन कक्षा का कक्षाओं होता है, लेकिन प्रायः ये बहुवचन में है, सही व्याकरण में कक्षाओं बहुवचन सही नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रयोग होता है। हाँ, मैंने वो बात की जैसे कक्षा का कक्षाओं, दल का दलों, लेकिन प्रायः जैसे बारात का बारातों, परिवार का परिवारों होए, तो यहाँ पे प्रायः लेकिन होना नहीं चाहिए कि इसका, क्योंकि ये वास्तविक रूप में ये पूरे समूह को तो अपने आप में व्यक्त ही कर रहे हैं, है ना, लेकिन कहीं कहीं पे इसका बहुवचन इसलिए सही माना जाता है कि वो ऐसा बताया जाए कि एक समूह ये, एक समूह ये, एक समूह ये, कई समूहों को जब इंगित करना होता है तब कभी भी इसका बहुवचन बना लेते हैं, वो प्रयोग में भी सही माना जाता है, ठीक है, लेकिन प्रायः काल ही रहता है, बहुवचन नहीं। हाँ चलो, इसमें बहुवचन तो कम में बनता है, कुछ में बनता है, कुछ में नहीं बनता, बात खत्म करो, लेकिन जो जातिवाचक होंगे उसका बहुवचन तो सबका बनेगा, है ना। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन मैटर है, इसलिए मैंने पहले इसको बात नहीं बताई। हमने पहले बात इसीलिए ये बताई कि आपको पहला काम यही करना है कि जैसे बारात है, ये बारात समूहवाचक है कि नहीं, तो बारात माने 100 आदमी गए, कितने गए, 100 आदमी गए,
तो वही एक आदमी को क्या मैं बारात कह सकता हूँ? जैसे मैंने एक कोई आदमी पहुंच जाए, ठीक है, दूल्हा मान लिया पहुंच जाए, तो क्या कहें बारात आएगा? नहीं, बारात नहीं आई है, अभी अभी दूल्हा आया है, बारात में पीछे जा रहा है कि नहीं? बारात का मतलब ही यही है कि कई हो, अनेक हो, बहुत सारे लोग, है ना? तो एक शब्द के, जिस शब्द का प्रयोग किसी एक के लिए हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वही शब्द समूहवाचक शब्द है। इसका असली पहचान ये है ना? तो बात ये समझना है आपको। तो जैसे सेना है, सेना भाई, एक सैनिक आ रहा है तो क्या कहोगे? सेना आ रही है? नहीं नहीं, सैनिक आ रहा है। तो बहुत से आएंगे तब हम कहेंगे सेना है, और एक ही कोई सैनिक आ, सेना का कोई सदस्य आ रहा तो सैनिक है ना वो, तो हम कहेंगे सैनिक आ रहा है। वैसे ही पुलिस है, बहुत से लोग आ रहे हैं, पूरी गाड़ी जीप भर के आ रहे हैं तो कहेंगे पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। लेकिन एक ही आ रहा तो पुलिस वाला या पुलिस वाली आ रहा है, आ रही है कि नहीं है? हम ये एक ही आ रहा कोई, तो हमें थोड़ा कहेंगे पुलिस आ रही है, नहीं, पुलिस वाला आ रहा है या पुलिस वाली आ रही है, ठीक है? तो हम एक शब्द एक के लिए हम उस तरह, उसमें से एक व्यक्ति या वस्तु के लिए हम उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, तब हम समझ जाना है कि वो समूहवाचक है, ठीक है? ऐसे ही मैं कहूँ सभा, सभा जैसे कि कोई सभा लगती है विचार विमर्श करने के लिए, ठीक है? सभा में एक आदमी बैठे हो तो क्या सभा लागे बहुत बढ़िया है? नहीं, तो हम उस शब्द का, सभा शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है समूहवाचक शब्द। जैसे लिखा है सम्मेलन या गोष्ठी, जैसे होती है कवि गोष्ठी, कवि लोग बैठते हैं, या सम्मेलन, कवि सम्मेलन। तो एक कवि हो, एक श्रोता हो, तो क्या कहोगे? कवि सम्मेलन चल रहा है, कोई सुनाए वही बतलाते हैं, ये कुछ अपन बात सुनाओ, ठीक है? तो कवि सम्मेलन हम नहीं कह सकते सबके लिए, ठीक? तो आपको ये वाली बात समझनी है। ऐसे ही परिवार, एक ही आदमी है, तो वो क्या है? परिवार, इनके परिवार ही नहीं, यह तो आदमी इनके परिवार नहीं, यहाँ नहीं कहीं या नाय फवारा है, कुछ भी हो सकती है। तो यही तो आदमी कहेगा कि इनके परिवार नहीं है, एक आदमी परिवार नहीं कहा जाए, तो इसलिए परिवार क्या है? समूह। ऐसे अब लिखा जो देखो मेरा था, ये सब हो गया। दल का मतलब पार्टी, पार्टी अंग्रेजी शब्द है। पुंज का मतलब भी समूह होता है, जैसे एक शब्द सुना होगा आपने, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज का मतलब चारों तरफ से प्रकाश आकर के एक ही स्थान पे जहाँ पे मिलते हैं, वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रकाश पुंज। पुंज का मतलब होता है समूह। तो किसी भी चीज का समूह हो, समूहवाचक शब्द है इसलिए इसको बोलेंगे वैसा। तो पुंज का मतलब भी समूह होता है, ठीक है? अब मैंने इधर जो लिखे, अब जैसे मैंने एक ही प्रकाश यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो ये थोड़ा लोग है, ये कुछ खराब हो गया, पिछले साल बहुत अच्छा जाता है, इसमें बहुत काम हुआ है, इसलिए जैसे एक भी यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है इसमें, तो क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है। पुंज का मतलब समूह, तो इसलिए जो है वो शब्द को जानेंगे। हौज इधर जो मैंने लिखे, इसमें अरबी फारसी में शब्द लिखे, वो भी शब्द समूहवाचक ही है, ठीक है? जैसे फौज है, ये अरबी का शब्द है, और ये सेना का ही पर्यायवाची होता है ना? तो फौज सेना एक ही चीज है, तो ये भी क्या कहते हैं? समूहवाचक है। जुलूस, जुलूस को हिंदी में क्या कहते हैं? शोभा यात्रा। शोभा यात्रा निकल जाती है, कोई झांकी होकर निकल जाती है, होता है कि नहीं होता है? तो एक आदमी झांकी ऐसे ले जा रहा है, डंडा का, तो झांकी निकल रही है, कुछ ना निकल रहा है, एक आदमी सीढ़ी आदमी कुछ ऐसा है ना? तो कहने मतलब ये जुलूस, उसी शोभा यात्रा को अरबी फारसी में कहते हैं जुलूस, दोनों में कहते हैं। अरबी फारसी ये कहानी क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन संक्षेप में बताता हूँ, कभी ऐसा मौका आया हालांकि पाठ करने, ठीक है? अरबी फारसी की बात ये होती है कि जैसे कि फारसी मुख्य है और उसी से अरबी बना है, जैसे संस्कृत है ना, संस्कृत से हिंदी बनी है, तो इसलिए बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में ही केवल होता है, उनका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है ना? बहुत सारे शब्द हिंदी के हैं जिनका प्रयोग केवल हिंदी में होता है, संस्कृत में नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हिंदी में भी होता है और संस्कृत में होता है, जैसे कि विद्यालय, विद्यालय तो संस्कृत में भी प्रयोग होता है और हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। ऐसे ही मामला अरबी फारसी का है। अरबी फारसी में बहुत से शब्द हैं जिनका प्रयोग केवल फारसी में होता है, और बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग केवल अरबी में होता है, और बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग अरबी में भी होता है और फारसी में। इसलिए बात कही जाती है कि अरबी फारसी के शब्द हैं, ठीक है?
तो यहाँ पे जुलूस जो है ये अरबी फारसी का शब्द है। जुलूस का मतलब सभा, जत्था का मतलब होता है टोली। और टोली जो शब्द है वो टोली शब्द भी क्या कहते हैं, समूहवाचक ही है। टोली का मतलब टुकड़ी, टुकड़ी भी कह सकते हैं समूहवाचक, टुकड़ा नहीं। टुकड़ा एक अलग व्यक्ति होता है, टुकड़ा का मतलब कोई खंड, और टुकड़ी सेना के अर्थ में आ जाता है। तो ये दल है, टुकड़ी है ना। तो यहाँ टोली उसी के अर्थ में लिया जाता है जत्था। जमावड़ा, जमावड़ा का मतलब होता है जैसे सभा के अर्थ में होता है कि जैसे सभा कहीं लगी है, इकट्ठा लोग हुए हैं, एकत्रित लोग हुए हैं, तो वो जमावड़ा होता है, एक जगह इकट्ठे। कारवां का मतलब होता है सहयात्री या यात्रियों का समूह, सहयात्री कहते हैं इसको कारवां। जैसे कारवां चल रहा है तो कारवां का मतलब सहयात्री, यानी बहुत से यात्री साथ साथ चल रहे हैं। जैसे परिक्रमा होता है तो बहुत से यात्री साथ साथ चलते हैं, तो वैसे ही कारवां होता है। महफिल, महफिल सम्मेलन का है, सम्मेलन की पर्यायवाची है। महफिल को हिंदी में क्या कहेंगे, महफिल सजने का मतलब सम्मेलन लगना, ठीक है, या गोष्ठी होना, दोनों के अर्थ में लिया जा सकता है। तो यहाँ पे ये है, ये अरबी फारसी में है, लेकिन ये भी क्या कहते हैं, समूहवाचक शब्द है। तो मैंने यहाँ पे इसको बात समझ पाए होंगे शायद, ठीक है। तो कहने का मतलब मैंने 5 प्रकार होते हैं, मैंने संज्ञा के, और उन 5 प्रकार को मैंने थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास किया, ठीक है। वैसे होता क्या है, ये कहानी जो मैंने अभी आपको 1 घंटे और पिछले दिन में मैंने बताया था, जो कहानी मैंने इतने समय बताया, ये कहानी 5 मिनट में लोग बताते हैं। मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग 5 मिनट के वीडियो में पूरा संज्ञा खत्म, प्रकार भी और भी जो कुछ सब परिभाषा प्रकार सब 5 मिनट के वीडियो। अब मैं कितने दिन से पढ़ा रहा हूँ, ठीक, 2 दिन तो हो ही गया, ठीक है। तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बात ये है कि हिंदी का व्याकरण वैसे भी क्या कहते हैं कि हम लोगों के यूपी बोर्ड में है नहीं ज़्यादा, पहले तो बिल्कुल नहीं था, थोड़ा बहुत आया है, वो भी काम का नहीं है, ठीक है। और जितनी भी परीक्षाएं सामान्य रूप से होती हैं, जैसे हम आज मान लें कि पीसीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है, या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज के समय में इतनी अनिश्चितता और इतनी बेरोजगारी, इन सब बातों को देखते हुए ये बुद्धिमानी का विषय है कि हम इसके साथ साथ कोई और भी नौकरी की तैयारी कर लेंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ना कोई भटकाव वाली बात है। हाँ, यदि आप लगता है कि हम इतने सक्षम हैं कि हम ये सब दुनिया भर का काम धाम न करके हम डायरेक्ट यूपीएससी छोड़ देंगे, तो उसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि थोड़ा मुझे दिक्कत महसूस हो रही है, या मैं इतनी जल्दी में इसको तैयार नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे 1-2 साल लग जाते हैं, ज़्यादा इससे लग रहा है 1-2 साल 3 साल में मैं तैयार नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है। मैंने अभी जैसे मैंने कहा था बुद्धि लब्धि वाली बात, तो बुद्धि लब्धि में क्या होता है कि जैसे किसी की बुद्धि लब्धि ज़्यादा है, कर कोई सकता है, ये बात ठीक है, लेकिन बुद्धि लब्धि किसी की ज़्यादा है तो 2 साल में जो काम करेगा, या 3 साल में जो काम करेगा, वो हमको उसी काम को करने में 5 साल या 6 साल लग सकते हैं, है ना। तो 5-6 साल ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए हम चाहें तो कोई दूसरी नौकरी कर लें, उसमें क्या बुराई, ठीक है। तो जो तुम्हारे हिसाब से बन पा रही हो वैसे उसके लिए प्रयास करो। तो उत्तर प्रदेश में तो मैंने देखा है, उत्तर प्रदेश की जितनी भी वैकेंसी आती हैं लगभग सब में हिंदी पूछते हैं, और हिंदी यही लेवल तक पूछते हैं। तो मैंने बताया, मैंने पढ़ाया इस हिसाब से, मैंने इस हिसाब से बताया कि आपका यूपी पीसीएस में तो काम करेगा ही करेगा, साथ में यदि आप कुछ और भी देख रहे हैं तो उसमें भी पूरी तरह से काम करें तो ठीक है। जैसे यूपी में काम करें, या फिर टीचर्स के लिए प्रयास कर रहे हो तो टीचर्स में काम करें, है ना, या कुछ इस तरह से जूनियर असिस्टेंट में बाबू वगैरह में काम करे तो उसमें पूछता है, तो उसमें भी काम करें, तो उसमें सब में आता है। और कोई ये बुरा बात नहीं है कि नौकरी करके तैयारी किया जाए, तो मेरी समझ से ज़्यादा अच्छा है, उसमें आपको परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, कभी टेंशन नहीं होगी। और वैसे क्या है, अबकी में फार्म डाले, अबकी में भी नहीं हो पाया तो बड़ा टेंशन होगी। और वैसे क्या है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जैसे कि मान लिया समस्याग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है, हम समस्याग्रस्त हो जाते हैं कि पैसे नहीं है या कुछ नहीं है या कोई बात है, और हर चीज़ में देखो आज जमाने में बिना अर्थ के तो सब अनर्थ ही है ना, अर्थ नहीं तो सब अनर्थ है। तो इसलिए अर्थ का होना भी जरूरी है। शास्त्र में कठोपनिषद में कहा गया है, या विद्या या विमुक्त, कितना पढ़ा है, आगे लिखा है, या विद्या सा विद्या या अर्थ करी, सा विद्या या अर्थ करी, इसी में आगे लिखा गया है। यानी कि विद्या वही है, ज्ञान वही है जो अर्थ करी, मैंने जो धन को उत्पन्न करती है, अन्यथा तो बेकार है,
ठीक है, ऐसा कहा गया है कठोर, लेकिन मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी नहीं मिली, धन नहीं हो पा रहा है तो विद्या बेकार है। नौकरी नहीं मिली तब भी यदि ज्ञान है तो हम दूसरे तरह से धन कमा सकते हैं, और बुद्धि नहीं है तो बेवकूफ़ बनाए लिए लोग, तो बुद्धि का होना जरूरी है ना। दूसरी बात ये है कि सरकारी नौकरी अपनी जगह पे है, वो तो जरूरी है, लिखा है शास्त्र में कि सिद्धिर घुसैते विद्या, सफलता जो है विद्या को सुशोभित करता है। लेकिन हम प्रयास तो कर ही रहे हैं, किसी न किसी दिन मिलेगी ही नौकरी सरकारी, लेकिन जब तक नहीं मिलेगी तब तक कुछ देखना पड़ेगा। और लेकिन ये वाला जो मामला है ये और भी डिजिटल है, तो इसको देखने से पहले थोड़ा और इससे नीचे थोड़ा देख लिया जाए तो उसको बुराई नहीं है ना। बस हम इतना कह रहे हैं। तो इतने में ये जो हमने हिंदी पढ़ाई है, ये तो किसी भी परीक्षा में आप फॉर्म डालते हैं उसमें हिंदी पूछ जाती है, तो सब में समान रूप से उपयोगी होगा, उसमें तो है ही नहीं। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है जो हमने संज्ञा के प्रकार बताए हैं, उसके बाद मुझे बताना है संज्ञा में, उसके बाद बताना है मुझे लिंग। क्या बताना है? लिंग। हमने कहा था संज्ञा में मुझे बतानी होती है संज्ञा का अर्थ, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार, फिर लिंग, फिर वचन, फिर कारक। पद परिचय एक होता है। लिंग और वचन और कारक, इन तीनों का अध्ययन संज्ञा के अंतर्गत ही करते हैं। हम सर्वनाम के अंतर्गत नहीं कर सकते, विशेषण के अंतर्गत नहीं कर सकते। आप किताब भी देखिएगा, जितनी किताबें होंगी ठीक, यदि लिंग वचन कारक की जो व्याख्या लिखी गई होगी तो संज्ञा के साथ में लिखी गई, संज्ञा वाले 4 चैप्टर में लिखा गया, संज्ञा के संज्ञा और फिर उसके बाद लिंग वचन कारक, तब सर्वनाम लिखा गया। तो संज्ञा के साथ लिंग वचन कारक का अध्ययन क्यों करते हैं, ये हम बात बताएंगे अभी। पहले समझते हैं कि लिंग होता क्या है। देखो, लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या पहचान। क्या होता है? चिन्ह या फिर पहचान। शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या पहचान। तो जिस पहचान से, सरल शब्दों में ले सकते हैं, या जिस पहचान से, जिस पहचान से स्त्री या पुरुष होने का ज्ञान होता है, उसे लिंग कहते हैं। इतनी बात ठीक है? जिससे हम ये पहचान पाए कि ये पुरुष है या फिर ये स्त्री है ना, किसी के पुरुष या स्त्री होने की जिससे हम पहचान कर सकें, वो पहचान ही क्या है? वो पहचान ही क्या कहते हैं? लिंग कहलाता है। एक बात। दूसरी बात कौन सी है? दूसरी बात ये है कि हिंदी में लिंग होते कितने हैं? तो हिंदी में लिंग होते हैं, हिंदी में लिंग 2 होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी में लिंग 2 होते हैं। और जो हम ये बात लिख रहे हैं कि हिंदी में लिंग 2 होते हैं, हिंदी शब्द का मैं प्रयोग क्यों कर रहा हूँ? जब हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी में तो होंगे, इसलिए मैं इस बात पे भी ध्यान दिया जाए और इस बात को भी ढंग से समझ लिया कि हिंदी के अलावा भी कुछ भाषाएं हम जानते हैं, जैसे हम अंग्रेजी जानते होंगे या फिर जैसे हम संस्कृत थोड़ा बहुत हो सकता जानते होंगे, तो संस्कृत में भी 2 लिंग नहीं होते और अंग्रेजी में भी 2 लिंग नहीं होते, कुछ ज़्यादा होते हैं, संस्कृत में भी कुछ ज़्यादा होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हिंदी में लेकिन 2 ही होते हैं और उसमें संस्कृत में और इंग्लिश में कुछ ज़्यादा होते हैं। तो वो जो ज़्यादा होते हैं वो छोड़िए, इसलिए हिंदी में कितने होते हैं? 2 ही होते हैं, बस इतना बात याद रखना है। लेकिन 2 कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहे हैं, उसको अभी स्पष्ट कर रहा हूँ पहले। लेकिन ये 2 कौन से होते हैं मैं पहले ये बता रहा हूँ। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा जो होता है वो होता है स्त्रीलिंग। कौन सा होता है? स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग का मतलब ये है कि जिससे पुरुष जाति का बोध हो। हर बात लिखना जरूरी नहीं है, जान ही रहे हो। जिससे पुरुष जाति का बोध हो, बोध का मतलब ज्ञान है, पता चले, पहचान हो, है ना, जिससे पुरुष जाति की पहचान हो, ज्ञान मिले, वो होता है पुल्लिंग। और जिससे स्त्री जाति का बोध हो वो होगा स्त्रीलिंग। बस 2 ही तो बातें हैं, बस 2 ही बातें हिंदी में होती हैं। तीसरी और चौथी बात जो आपके दिमाग में चल रही है वो ये है, उसके बारे में हम स्पष्ट करते हैं। पहला है उभयलिंग। कौन सा है? उभयलिंग। आपने
और दूसरा आपने पढ़ा नपुंसक लिंग, ये मामला संस्कृत में। यही तो दो आप पढ़े। ये दोनों चीजें होती क्या है? ये तीसरा प्रकार क्या नहीं हो गया? मैं दो ही प्रकार लिख रहा हूं इतनी देर से, और दो ही प्रकार में बता रहा हूं। इसी बात को जोड़ देकर के मैंने कहा कि इस बात को भी इसी बात को ध्यान रखना है कि हिंदी में दो ही लिंग होते हैं। और फिर भी मैं तीसरा चौथा ये नाम आ रहा तो ये है क्या? तो देखो एक बात इसको समझिए, ये जो उभय शब्द लिखा है, इस उभय शब्द का मतलब होता है दोनों। क्या मतलब होता है? दोनों। ये खुद बता रहा है कि दो ही लिंग है और वो दोनों लिंग इसमें है। कुछ हिंदी में शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों लिंगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने लिखा घर, तो घर तो पुल्लिंग ही रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कुछ पद वाले शब्द हैं खास तौर से, जैसे मैंने लिखा डॉक्टर, इंजीनियर। अब ऐसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, ऐसे जो शब्द हैं, ये शब्द दोनों लिंगों में प्रयोग होते हैं। जैसे डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रही हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रही हैं। एक ही शब्द दोनों लिंगों के लिए प्रयोग हो जाता है। तो ऐसे वाले शब्द को ही उभय लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग तीसरा नहीं है, वही दोनों लिंग है। इसलिए बता दिया कि जो दो लिंग होते थे वो उन दोनों लिंगों का प्रयोग इसमें है ना। तो यहाँ पे ये बात है उभय लिंग की, यानी कि वो जो लिंग एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है, बस वही दोनों लिंग का प्रयोग किसी एक ही शब्द में कर लिया जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, उसको उभय लिंग कह लेते हैं। लेकिन लिंग तो असली दो ही हुए, पुल्लिंग और उभय लिंग। पुल्लिंग के लिए प्रयोग और उभय लिंग स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग, दोनों के लिए प्रयोग हो गया, इसलिए जो शब्द केवल पुरुष के लिए प्रयोग होता है पुल्लिंग होगा, जो शब्द केवल स्त्री के लिए प्रयोग होता है स्त्रीलिंग होगा। लेकिन लिंग यही दोनों है, तो इन दोनों का एक साथ प्रयोग हो जाए तो तीसरा एक रूप बन गया उभय लिंग। लेकिन वो प्रकार में नहीं है। हाँ, बता सकते हैं पेपर में जब आएगा तो आप विकल्प देंगे, यदि वो उभय लिंग शब्द होगा तो उसको बताएंगे उभय लिंग होता है, लेकिन लिंग दो ही बन जाते हैं। ये लिखा कहाँ? ये इतना प्रमाणिक रूप से मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? मैं प्रमाणिक किताब से बोल रहा हूँ, जिसके आधार पे आपके पेपर बनते हैं। या तो आपका हरदेव बाहरी के आधार पे पेपर बनेगा पीसीएस का, या तो आपका पेपर डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के आधार पे बनेगा, वही ज्यादा बनता है इस समय। एक जमाना था कि नालंदा वाली जो किताब होती है डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की, उससे सारे बन रहे थे, सारे पेपर। उसके पहले हरदेव बाहरी से बन रहे थे। वर्तमान समय में डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद से बन रहे हैं, या तो तीनों से ले सकते हैं, ठीक है। कभी कभी तो उदाहरण भी सीधे वही मिलते हैं। अभी मैंने एक उदाहरण देखा था, एक परीक्षा में, इसकी परीक्षा नहीं थी, दूसरी परीक्षा थी, उसमें डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के किताब का एक सीधा बिल्कुल उदाहरण वही किया था, बिल्कुल सेम टू सेम उदाहरण, ठीक है। तो वो बात थी। तो ये वाली बात आप समझ पाए उभय लिंग का मतलब क्या है, यानी कि यही लिंग लेकिन दोनों। नपुंसक लिंग में क्या होता है कि ऐसा शब्द जो ना तो पुल्लिंग हो और ना ही स्त्रीलिंग हो, कुछ नहीं है। ये क्या है? ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या है? दोनों है। और ऐसा शब्द जो ना तो पुल्लिंग है और ना ही स्त्रीलिंग है, ये दोनों है, और लेकिन ये कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, ये स्थिति संस्कृत में की है, और शायद ये स्थिति में रहती है, शायद इसलिए करूँ क्योंकि मैं कंफर्म नहीं, ठीक है। संस्कृत में मैं पूर्णता कंफर्म हूँ कि संस्कृत में ये स्थिति है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको दो ही लिंग मानने हैं। दूसरी बात, कुछ शब्दों को छोड़ करके, मैं आगे बात करूँ, आगे बात कर लेते हैं। कुछ शब्दों को छोड़ करके जितने भी शब्द हैं 98% शब्दों की मैं गारंटी दे रहा हूँ। यदि आपके पास दो शब्द मालूम हो, एक है कैसा और दूसरी है कैसे, जो भी शब्द आपके सामने आए उसके बाद पहले ये लगाओ शब्द, ठीक है। और जो फिर बैठेगा, यदि ये फिट बैठ रहा है तो वो वाला शब्द है पुल्लिंग, और यदि ये फिट बैठ रहा है तो वो शब्द है स्त्रीलिंग। जैसे मैंने दो शब्द लिए, यहाँ पे एक लिया घर और दूसरा लिया मैंने सड़क। तो कैसा घर की कैसी घर, तो इसका मतलब घर शब्द पुल्लिंग। कैसा सड़क की कैसी सड़क, कैसी सड़क, इसका मतलब सड़क स्त्रीलिंग। दीवार, कैसी दीवार की कैसा दीवार, इसका मतलब दीवार शब्द स्त्रीलिंग।
98% शब्दों में स्थिति ऐसे बिल्कुल सारे ऐसे शब्द समझ में आ जाएंगे। कुछ एक आध अपवाद हैं जिनके बारे में हम अगले दिन बात करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।